हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके साइंस और करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बीपीएससी के पीटी के लिए, बिहार एसएससी पीटीआर मेंस दोनों एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा पीटीआर मेंस दोनों एग्जाम के लिए और हाल ही में आने वाला एग्जाम जो आपका है अभी स्टेट लेवल का, बिहार स्टेट लेवल का, वो है बिहार सिविल कोर्ट का। तो बिहार सिविल कोर्ट, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हम आपको 50 क्वेश्चन का ये सीरीज दे रहे हैं, ये सीरीज नंबर 75 है। अगर इसका पीडीएफ आपको लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। फ्रेंड्स, ये सारा जो आप ऊपर में देख रहे हैं, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार सिविल कोर्ट, ये सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन को हम आपको देने का जीके जीएस में प्रयास करते हैं, जो कि हर सब्जेक्ट से मेंटेन करके रखते हैं। जनरल साइंस का भी दिया हुआ है, इसमें 8 क्वेश्चन, हिस्ट्री का 6 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का 6 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी का भी मिलेगा, इकोनॉमिक्स का भी, अर्थशास्त्र से भी 5 क्वेश्चन, 4 बिहार स्पेशल क्वेश्चन कुछ विशिष्ट रूप से हम देते हैं। बिहार स्पेशल जो है वो हम संख्या ज्यादा ही देते हैं, 4 तो यहां कम दिया हुआ है, ज्यादा ही संख्या में देते हैं। करंट अफेयर्स भी 5 की संख्या में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी आपका क्वेश्चन रहता है। इसके अलावा विविध यानी मिसलेनियस से भी आपका क्वेश्चन, और ये 50 क्वेश्चन का सीरीज बनता है। फ्रेंड्स, आप इसका अगर रिवीजन लगातार करते रहेंगे इस सीरीज का, तो निश्चित तौर पर आपको रिजल्ट के काफी आप नजदीक चले जाइएगा, क्योंकि जो भी आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन हम दे रहे हैं, समय समय पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड इसमें करते हैं, तो आप इसका रिवीजन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो आप इसका रिवीजन जरूर करते रहिएगा और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम के अपडेट्स और एग्जाम के क्वेश्चन के लिए ये आपको यूट्यूब चैनल काफी हेल्पफुल होगा। 75 नंबर सेट का आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से लाल संवहनीय उत्तक, एक्चुअली में लाल संवहनीय संयोजी उत्तक इनमें से कौन सा होता है? एक शब्द आया है इसमें उत्तक। ये उत्तक क्या है? इसका अंग्रेजी शब्द होता है टिश्यू, और टिश्यू शब्द का प्रतिपादन जो किया गया था वो बिचंट नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। लेकिन उत्तक इसका हिंदी वर्जन एन ग्रीव नामक विद्वान के द्वारा इसे हिंदी नाम उत्तक दिया गया था। उत्तकों का जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है, और इस हिस्टोलॉजी का नाम जो रखा था वो मायर नामक विद्वान के द्वारा इसका नामकरण किया गया था 1819 ईस्वी में। लेकिन हिस्टोलॉजी का जनक जो कहा जाता है वो ध्यान रखेंगे मार्सेलो मालपिघी, जो इटली के विद्वान थे। मार्सेलो मालपिघी नामक विद्वान को हिस्टोलॉजी का जनक कहा जाता है। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, यह संवहनीय संयोजी उत्तक जो होता है वह, ध्यान रखेंगे, यह रुधिर होता है। ध्यान रखेंगे कि हमारे टिश्यू जो होते हैं वो एक प्लांट टिश्यू होते हैं और एक एनिमल टिश्यू होते हैं। एनिमल टिश्यू 4 रूप में बटा हुआ होता है मेनली रूप से। इपिथेलियल टिश्यू जिसे उपकला उत्तक कहा जाता है, मस्कुलर टिश्यू जिसे पेशीय उत्तक कहा जाता है, नर्वस टिश्यू जिसे तंत्रिका उत्तक कहा जाता है, और कनेक्टिव टिश्यू जिसे संयोजी उत्तक कहा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो यहीं पर संयोजी उत्तक, इसी के बारे में आपको क्वेश्चन किया है। संयोजी उत्तक जो होता है मेनली रूप से 3 प्रकार का होता है। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के रूप में बटा हुआ होता है, स्केलेटल टिश्यू के रूप में बटा हुआ होता है, और फ्लूइड या वैस्कुलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के रूप में बटा हुआ होता है। तो ध्यान देंगे, कनेक्टिव यानी संयोजी उत्तक जो होता है, संयोजी उत्तक जो होता है उसके पार्ट होते हैं फ्लूइड या फिर वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, या तरल या फिर संवहनीय संयोजी उत्तक। क्लियर है? तो यह होता है रुधिर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यौगिक जो जल में सबसे कम विलेय होता है वह कौन सा होता है? सबसे पहले शब्द आया है यौगिक। यह यौगिक क्या होता है? ध्यान रखेंगे, यौगिक यानी कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड जो होता है वह शुद्ध पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक
संबंध बना के रखता है, उसे ही कंपाउंड या यौगिक कहा जाता है। या सीधे सीधे रूप में आप कहेंगे कि यौगिक जो होता है वह शुद्धतम रूप होता है तत्वों का, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक अनुपात के रूप में मिलता है और रासायनिक आबंध बना के एक कंपाउंड बन जाता है, उसे ही कहा जाता है यौगिक। अब ध्यान दीजिएगा, फिनॉल ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है फिनॉल। यह फिनॉल जो होता है C6H5OH होता है, C6H5OH होता है फिनॉल। बेंजीन जो होता है ध्यान रखेंगे C6H6 होता है, जबकि एथेनॉल जो होता है वह C2H5OH होता है। क्लियर? बेंजोइक एसिड जो होता है C6H5COOH होता है, C6H5COOH होता है बेंजोइक एसिड। क्लियर है? अब इसने पूछा यौगिक जो जल में सबसे कम विलेय होता है, जल में सबसे कम विलेय यौगिक होता है बेंजीन। बेंजीन ध्यान रखेंगे कि बेंजीन जो होता है वो एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण होता है। इसे एरीन के नाम से भी जाना जाता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को, यानी कि बेंजीन को। बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। एरोमेटिक जो होता है वह विशेष गंध वाला हाइड्रोकार्बन होता है जो बेंजीन के समान श्रृंखला में जुड़ा हुआ होता है। अतः एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है वो बेंजीन होता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा कि सबसे कम विलेय होता है जल में बेंजीन। क्लियर? हाइड्रोकार्बन की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एक होता है एलिफैटिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक को एरीन के नाम से भी जाना जाता है और एरोमेटिक जो होता है वो CnH2n-6 होता है, जबकि एलिफैटिक जो होता है वो खुले कार्बन श्रृंखला का एक यौगिक होता है। और यही एलिफैटिक जो होता है वो दो भाग में बटा होता है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? ध्यान रखेंगे यहां पे गुरुत्वीय त्वरण की चर्चा किया है। पहले नाम आया है गुरुत्व, गुरुत्व पहले नाम आया है, उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण की चर्चा है। क्लियर है? गुरुत्व किसे कहा जाता है? ध्यान रखेंगे गुरुत्व जो होता है वह पृथ्वी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल जो होता है जिसके कारण से कार्य संपन्न होते हैं उसे एक दूसरे का गुरुत्व कहा जाता है। और यही बल जब एक दूसरे वस्तु के आकर्षण का काम करता है, यानी मान लिया जाए कोई वस्तु है और पृथ्वी एक वस्तु है, तो पृथ्वी अपने जिस बल के कारण दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी दो वस्तुओं के बीच जो बल होता है एक दूसरे को आकर्षण करने का काम करता है, उसे ही गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। और इस गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे ही कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। यह गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो इसे छोटी वाला जी के साथ इंडिकेट किया जाता है, इसे जी से सूचित किया जाता है। क्लियर? ध्यान देंगे इसे जी के साथ सूचित किया जाता है, जबकि बड़ी जी की अगर बात किया जाए तो इसे गुरुत्वीय स्थिरांक या गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड में सर्वत्र समान होता है वह होता है जी, बड़ी वाला जी, जिसे गुरुत्वीय नियतांक कहा जाता है। गुरुत्वीय नियतांक। क्लियर? और गुरुत्वीय नियतांक का मान होता है 6.67 गुने 10⁻11 किलोग्राम 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। क्लियर? जो कि सर्वत्र ब्रह्मांड में सभी जगह गुरुत्वीय नियतांक का मान समान होता है। क्लियर है? अब यहां क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो यह पृथ्वी तल पर स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा जो होता है वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है विषुवत रेखा पर।
विषुवत रेखा पर। ध्यान देंगे, विषुवत रेखा क्या है? एक अक्षांश रेखा है। क्लियर? तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, जबकि दोनों ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। क्लियर? तो यह पृथ्वी तल पर स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही है। हालांकि आपसे कभी चर्चा करें कि गुरुत्वीय नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण में क्या अंतर है, तो पहला अंतर तो यह कि गुरुत्वीय त्वरण को छोटी जी से और गुरुत्वीय स्थिरांक को बड़ी जी से सूचित किया जाता है। दूसरा अंतर क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है वह एक अदिश राशि होता है, यह एक अदिश राशि होता है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वह एक सदिश राशि होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का त्वरण या पिच तारत्व जिसे कहा जाता है, यहां पे तारत्व भी कहेंगे, तारत्व यानी पिच अधिक होती है। तो जिस भी ध्वनि का तारत्व यानी पिच अधिक होता है वह आवृत्ति भी उसकी अधिक होती है। आवृत्ति और तारत्व के बीच समानुपाती का संबंध होता है। आवृत्ति बढ़ेगा ध्वनि का तो उसका तारत्व भी, पिच भी बढ़ेगा, जिसके कारण से जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उतनी ज्यादा तारत्व होगा। और ध्वनि के लक्षणों में से एक लक्षण आता है वह होता है तारत्व, जिससे ध्वनि मोटा सुनाई देगा कि पतला सुनाई देगा, इससे इंडिकेट होता है। ध्वनि के 3 लक्षण होते हैं। ध्वनि के लक्षण की बात करेंगे, लक्षण तो इसके 3 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण में बात करेंगे तो तीव्रता होता है, दूसरा लक्षण होता है तारत्व, और तीसरा लक्षण जो होता है वह होता है गुणता, क्वालिटी। तो तीव्रता जो होता है, ध्यान दीजिएगा, तीव्रता जो होता है वो कोई भी ध्वनि धीमी सुनाई देगी या मंद सुनाई देगी, इसी तीव्रता के कारण होगा। धीमी या मंद सुनाई देगी ध्वनि तीव्रता के कारण संभव होता है। लेकिन तारत्व के कारण कोई भी ध्वनि या तो मोटा सुनाई देगा या पतला सुनाई देगा, मोटा या पतला सुनाई देता है। क्लियर? लेकिन गुणता, ध्वनि के गुणता के जो लक्षण होते हैं इसी से ध्वनि में अंतर स्पष्ट होता है। ध्वनि में अंतर स्पष्ट होता है कि कौन फल्ला बाबू बोल रहे हैं, कौन फल्ला बाबू बोल रहे हैं। तो दोनों बाबुओं के बीच में जो ध्वनि का अंतर स्पष्ट हम लोग कर पाते हैं वो ध्वनि के गुणता वाले लक्षण के कारण होता है। क्लियर? तारत्व जिसका अधिक होगा वह उतना ही पतला सुनाई देगा, जिस ध्वनि का तारत्व जितना अधिक होगा वह ध्वनि उतना ही पतली सुनाई देगा। यही कारण है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का आवाज पतला होता है, क्योंकि उसका तारत्व, महिलाओं का ध्वनि का तारत्व जो होता है महिलाओं के ध्वनि का तारत्व जो होता है वो अधिक होता है, जिसके कारण से महिलाओं की ध्वनि जो होती है वो पुरुषों की तुलना में पतली सुनाई देती है, श्रील सुनाई देती है। क्लियर? तो यहां पे कह रहा है तारत्व किसका अधिक होगा, तो मच्छर जो होगा उसका तारत्व अधिक होगा, जिसके कारण से मच्छर की भिनभिनाहट जो होती है वो पतली होती है। क्लियर? बाकी सभी शेर हो गया, हाथी हो गया, मनुष्य हो गया, मच्छर की तुलना में इन सभी के ध्वनि का तारत्व जो होता है वो कम होता है, जिसके कारण से ग्रैब या मोटी सुनाई देती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली यूरेनियम की खान जादूगोड़ा कहां स्थित है? झारखंड में स्थित है जादूगोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना शुरू हुई है, ध्यान देंगे कब से शुरू हुई है। क्वेश्चन में है मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावी योजना, इसकी शुरुआत हुई थी सन 2008 से 9 में। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हर छात्र और छात्राओं को 10,000 रुपया देने का प्रावधान इस मेधावृत्ति योजना में किया गया था। BSEB 10वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट लाने वाले छात्र
और छात्राओं को 10,000 रुपया देने का इस मेधावृत्ति योजना में प्रावधान किया गया है। 2008 से 9 में इस योजना की शुरुआत किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी भी शुरुआत सन 2008 से 9 में ही की गई थी, जिसमें SC ST के हर विद्यार्थी को 10,000 रुपया छात्रवृत्ति दी जाती है। जो प्रथम श्रेणी में मैट्रिक में उत्तीर्ण हुआ उसे 10,000 रुपया, और इसके तहत इंटर में भी जो फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हुए हैं उसके लिए 15,000 रुपया देने का प्रावधान SC ST को दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 को बिहार में किस जिले से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है? वो है खगड़िया जिले से इसकी शुरुआत किया गया था। कहां, कौन सा प्रखंड, ये भी कभी कभी पूछ देता है। बेलदौर प्रखंड के तोलिहार गांव से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। खगड़िया के बेलिहार प्रखंड के बेलदौर है, तेलिहार है और बेलदौर प्रखंड के तेलिहार गांव से इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसके तहत क्या प्रावधान था? तो मजदूरों को 125 दिन का रोजगार की व्यवस्था किया गया था और इस योजना के अंतर्गत 25 तरह के कामों को शामिल किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक, G20 विदेश मंत्रियों की जो बैठक है 1 से 2 मार्च 2023 तक किस शहर में होगी? यह होगी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कई गण्यमान्य व्यक्ति जो कि वैश्विक चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अपने दृष्टिकोण को साझा करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि के वेग पर निम्नलिखित में से किस अवयव का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो किस अवयव का प्रभाव नहीं पड़ता है? ध्यान देंगे, वायुमंडलीय दाब का किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ता है। वायु में ध्वनि के वेग पर वायुमंडलीय दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप ध्यान रखेंगे, ताप का प्रभाव पड़ता है, आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है, वायु के दिशा यानी वायु के वेग पर भी वायु के चाल का प्रभाव पड़ जाता है। क्लियर। लेकिन वायुमंडलीय दाब पर ध्वनि के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर। दाब पर कैसा प्रभाव? तो गैस में अगर तापमान समान है, ध्यान देंगे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तापमान अगर समान है तो गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर। दूसरा है, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ताप अगर बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। अब कितना बढ़ेगी? वायु में अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हुई है तो ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाती है। ताप में 1 डिग्री सी की वृद्धि होने पर चाल, ध्वनि की चाल, ध्यान रखेंगे, चाल कितना हो जाएगा? 0.61 मीटर पर सेकेंड वृद्धि हो जाएगी। क्लियर। वृद्धि हो जाएगी। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होगी तो ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर पर सेकेंड की चाल से वृद्धि हो जाएगी। आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान रखेंगे, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल जो होती है वो बढ़ जाती है। आर्द्रता बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। यही तो कारण है कि बरसात के दिनों में, बरसात के मौसम में सीटी की आवाज बहुत दूर तक सुनाई देता है, क्योंकि उस समय वायु में आर्द्रता रहता है। क्लियर। तो आर्द्रता बढ़ेगा
तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी, बढ़ेगा तो चाल बढ़ेगी। क्लियर? वायु के प्रवाह की दिशा क्या होगा? तो वायु के प्रवाह की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधी इसमें से नहीं है? विद्युत रोधी का मतलब क्या होता है? विद्युत को रोकने वाला, विद्युत को अपने पास से होकर नहीं गुजरने देने वाला, या बहुत कम मात्रा में गुजरने देने वाला, उसे विद्युत रोधी कहेंगे, या कहेंगे कुचालक। एक शब्दों में विद्युत रोधी को क्या कहेंगे? कुचालक पदार्थ। इसे क्या कहेंगे? कुचालक। कुचालक। तो इसमें से कौन है जो कुचालक नहीं है? सीसा विद्युत का कुचालक होता है, हालांकि यह धातु है और धातुएं विद्युत का सुचालक होती है, लेकिन उसका अपवाद है सीसा। सीसा विद्युत का कुचालक होता है, अपने पास से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता है। क्लियर? तो ये तो आपका होगा नहीं, ये तो विद्युत रोधी ही है। एबोनाइट विद्युत रोधी है। कोयला जो होता है वो विद्युत रोधी नहीं होता है, कोयला से होकर, क्योंकि कोयला के अपरूप होते हैं। अब कोयला के अपरूप में से विद्युत रोधी होते हैं, या इसको कहेंगे चारकोल। चारकोल ये विद्युत रोधी नहीं होते अपने से होकर धारा को गुजरने देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? तो शुरू में जो निर्धारित की गई थी, शुरू में इसका 65 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन वर्तमान स्वरूप अगर देखा जाए तो वर्तमान में 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष की आयु कर दी गई है राष्ट्रीय पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ध्यान देंगे, राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत जो हुई थी वो 1 जनवरी 2004 को इसकी शुरुआत हुई थी। एनपीएस कहा जाता है, एनपीएस कहा जाता है, यानी नेशनल पेंशन स्कीम के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लियर? इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2004 को की गई थी। इसमें होता क्या है कि जब व्यक्ति रिटायरमेंट लेता है तो रिटायरमेंट के समय जो पेंशन होता है वह 60% व्यक्ति को प्रोवाइड कर दिया जाता है, बाकी का 40% जो होता है वो पेंशन योजना में जुड़ जाता है जाके, और इस 40% को अपने लाइफ में कभी भी वह निकाल सकते हैं बाद में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब इसकी आयु पहले थी 65 शुरुआत में, लेकिन अब 70 वर्ष कर दी गई है। ट्रिप एडवाइजर ट्रैवलर चॉइस अवार्ड द्वारा निम्नलिखित में से किसे टॉप 10 लैंडमार्क में 5वें स्थान पर रखा गया है? ताजमहल को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा होते हैं? तो मंगल के 2 चंद्रमा होते हैं। ध्यान देंगे, सूर्य से दूरी के आधार पर अगर देखा जाए तो मंगल जो होता है वो चौथा ग्रह होता है। मंगल के 2 ग्रह में से फोबोस और डीमोस को शामिल किया जाता है। फोबोस को आतंक के लिए और डीमोस को भय के लिए जाना जाता है। मंगल ग्रह के 2 ही चंद्रमा या 2 ही उपग्रह होते हैं, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा होता है। क्लियर? बृहस्पति का वर्तमान समय में, बृहस्पति का अगर यदि जो देखा जाए तो 79 उपग्रह है। शनि के उपग्रहों की संख्या वर्तमान समय में 82 है। ध्यान दीजिएगा, अरुण के उपग्रहों की संख्या 27 है और वरुण के उपग्रहों की संख्या जो है वो 13 है वर्तमान समय में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण यानी एंगल ऑफ डीप कितना होता है? चुंबकीय ध्रुव पर कह रहा है, नमन कोण का मान कितना होता है? ध्यान देंगे, चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का जो मान होता है वह होता है 90 डिग्री का। ध्रुव पर, दोनों ध्रुव पर। अब देखेंगे पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कौन? एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होता है, और दोनों का मान 90 डिग्री का होता है। नमन कोण क्या होता है थोड़ा सा इसको समझेंगे। किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना का कोण बना देता है उसे ही, उस स्थान को ही पृथ्वी का नमन कोण कहा जाता है।
जो कि 90 डिग्री का होता है। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि चुंबकीय विषुवत पर नमन कोण का मान विषुवत रेखा पर कितना होता है, यहां होता है 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर 0 डिग्री नमन कोण का मान होता है, लेकिन ध्रुव पर 90 डिग्री होता है। 0 डिग्री विषुवत पर, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 को भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की G20 बैठक कहां आयोजित या कहां शुरू हुई थी है? गुरुग्राम हरियाणा में शुरू हुई है। यह केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने G20 बैठक का संबोधन किया है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें से इस बैठक में 20 सदस्य देश होंगे, 10 आमंत्रित देश और 9 अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे कि इंटरपोल के सदस्य होंगे, इसके प्रतिनिधित्व में भाग लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला टिनुबू ने मार्च 2023 में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है? नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय भूमध्य, अभी क्वेश्चन बताए, चुंबकीय भूमध्य, अभी तो चुंबकीय ध्रुव था तो 90 डिग्री नमन कोण का मान, लेकिन अगर भूमध्य रेखा रहेगा यानी विषुवत रेखा रहेगा तो यहां पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लैनेट 9 क्या होता है? क्या धूमकेतु आकाश गंगा में एक ग्रह है? गलत है। एंड्रोमेडा आकाश गंगा में एक ग्रह है? गलत है। एक ग्रह जहां स्टार वार्स हुई थी वह है प्लैनेट 9? नहीं, प्लैनेट 9 जो है वो बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित में एक बड़ा बर्फीला ग्रह होता है जिसे प्लैनेट 9 की संज्ञा दिया गया है। ध्यान देंगे, प्लैनेट 9 का परिक्रमण काल की अगर बात किया जाए तो वो 20,000 वर्ष इसका परिक्रमण काल होता है। परिक्रमण काल होता है क्या मतलब है कि 20,000 वर्षों में सूर्य की एक परिक्रमा लगातार इतना दूरी पर यह प्लैनेट 9 स्थित है। क्लियर। और यह सौर मंडल का एक भाग होता है, सौर मंडल का सबसे बाहरी भाग होता है, वो होता है काइपर। और यह काइपर घेरे से, मान लिया जाए अगर ये सौर मंडल है, ये अगर सौर मंडल है तो सौर मंडल के सबसे बाहरी घेरा जो होता है वह होता है काइपर, और इस काइपर से भी दूर होता है प्लैनेट 9। प्लैनेट 9 होता है। क्लियर। तो बाहरी भाग होता है, ये बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह होता है, क्योंकि यहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंच नहीं पाता है, जिसके कारण से यह बर्फीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में मुख्यतः कौन सा यूरेनियम पाया जाता है? यूरेनियम 238 जो होता है वो प्रकृति में पाया जाता है। क्लियर। हालांकि नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का या यूरेनियम 239 का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक में यूरेनियम 238 पाया जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम के किस फॉर्मेट का यूज किया जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम 235, नाभिकीय रिएक्टर में यानी कृत्रिम रूप से यूरेनियम 235 और यूरेनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? नियंत्रक के रूप में, न्यूट्रॉन के नियंत्रक यानी कंट्रोलर के रूप में, तो कैडमियम और बेरॉन के छड़ का इस्तेमाल जो है वो नियंत्रक यानी कंट्रोलर के रूप में किया जाता है। कैडमियम और बेरॉन छड़ का इस्तेमाल जो है वो कंट्रोलर के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग जो है वो मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी ध्यान रखेंगे शीतलक या कूलेंट के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सोडियम या पोटेशियम के द्रवित घोल का इस्तेमाल जो है वो शीतलक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। अब यही अगर आपसे पूछेगा कि
नियंत्रक क्षय के रूप में कैडमियम और बोरॉन हो ही गया आपका। सोडियम और पोटेशियम को द्रवित घोल के रूप में, मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग हो गया। लेकिन ईंधन के रूप में अगर आपसे पूछेगा तो ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? भी यूरेनियम कितना, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे ही लूलर किससे संबंधित होगा? जाहिर सी बात है चंद्रमा से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है। जब प्रकाश का स्कैटरिंग होता है, फैलाव होता है प्रकाश के फैलाव को, जब जिस माध्यम में प्रकाश निकलती है और प्रकाश का फैलाव होता है, उसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के कुछ समय पहले सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही संभव हो पाता है। समुद्र का पानी नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही संभव हो पाता है। सुबह में सूर्य का प्रकाश जो होता है, सुबह में लाल दिखाई देता है, लेकिन दोपहर में सूर्य का प्रकाश जो होता है वो सफेद दिखाई देता है, सूर्य सफेद दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के घटना के कारण ही संभव हो पाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध जो है वह क्या होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि तार की लंबाई, सबसे पहले लिखेंगे तार की लंबाई यानी लेंथ एल बराबर तार की लंबाई लिखेंगे। तार की लंबाई है। ए क्या है? ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, जबकि रो जो होता है वो प्रतिरोधकता होता है। अब फॉर्मूला क्या बैठता है कि R1 बराबर लिखेंगे, रेसिस्टेंस बराबर क्या लिखेंगे? R1 बराबर रो इंटू L1 बटे A1 लिखेंगे। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है कि यदि किसी तार को खींचकर, मान लिया जाए तार पहले ये है आपका, इसकी लंबाई है L और इसका जो एरिया है, एरिया जो है वो है A1, एरिया A1 है, लंबाई L है। क्लियर? अब इसी तार को लंबा खींच दिया गया है, लंबा खींच दिया गया, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2L हो जाएगी। क्लियर? यहां L1 लिख देते, यहां 2L हो जाएगी और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसकी तुलना में आधा हो गया, क्योंकि ये इतना मोटा था और इसी को खींचकर लंबा किया गया है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? A1/2 हो जाएगा एरिया। अब इसका अगर क्षेत्रफल, हम रेसिस्टेंस निकालेंगे तो रेसिस्टेंस बराबर R2 बराबर क्या हो जाएगा? इसका तो निकला ये, लेकिन अगर हम इसका निकालते हैं जो लंबाई को बढ़ाए हैं, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा, L2 हो जाएगा बट्टा A1 बट्टा 2 हो जाएगा। अच्छा, यहां ए अभी इसको A2 लिखते हैं। क्लियर? अब यहां R2 बराबर क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। L2 का मान कितना दिया हुआ है? 2L2 है, जबकि A2 का मान कितना दिया हुआ है? A2 बट्टा 2। क्लियर? बट्टा 2। अब R2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? रो इक्वल टू 2 तो ऊपर चला जाएगा, 4L2 बट्टा A2 हो जाएगा। क्लियर? अब इसकी तुलना में अगर रेसिस्टेंस से अगर तुलना करेंगे तो रो और रो अनुपात में अगर करेंगे, R1 बट्टा R2 अगर यदि जो हम करते हैं तो हमारा मान कितना निकल जाता है? इसकी तुलना में ये कितना हो जाता है? R2 बराबर निकल के आ जाएगा 4, यानी इसकी तुलना में यहां L1 बट्टा A1 था, यहां 4L2 बट्टा A2 हो गया। इसका मतलब है इसकी तुलना में ये कितना गुना? 4 गुना हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद होता है, राइजोम जिसे कहा जाता है। राइजोम प्रकंद होता है जो खाने वाला हिस्सा के रूप में होता है। क्लियर?
हल्दी हो गया, अदरक हो गया, केसर, आलू, प्याज, लहसुन, अरबी, केला, ये सभी तना का रूपांतरित रूप होता है जो राइजोम के रूप में हल्दी का भाग राइजोम होता है। क्लियर? तो हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा जो होता है वो राइजोम यानी प्रकंद होता है। लेकिन वही बात करें कि आलू जो है उसका खाने वाला हिस्सा कंद के रूप में होता है। ट्यूब कंद यानी ट्यूब के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक होता है माइकोलॉजी और दूसरा होता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी और एक होता है माइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी जो होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। शैवाल का अध्ययन किया जाता है यानी एल्गी का अध्ययन किया जाता है, जबकि माइकोलॉजी में कवक का यानी कि फंगी का अध्ययन किया जाता है। अब ध्यान रखेंगे, यहां से एक ट्रिक के रूप में भी याद रखेंगे, फंगी है तो फंगी मतलब कवक। अब एफ से एफ कट जाएगा, फाइकोलॉजी में भी एफ है और फंगी में भी एफ है, तो ये दोनों से ये दोनों कट जाएगा, यानी कि फाइकोलॉजी में कवक यानी फंगस का अध्ययन न किया जाएगा, तो ये वो बच जाएगा एल्गी। एल्गी का अध्ययन इसमें किया जाएगा और माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाएगा। क्लियर? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, जबकि कवक के अंतर्गत माइकोलॉजी आता है। क्लियर? जीवाणु में बैक्टीरियोलॉजी और विषाणु में वायरोलॉजी होता है, विषाणु का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया CO की अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर कराई जाती है तो बनता है मीथेन गैस और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। क्लियर? मीथेन गैस प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। मीथेन एक हाइड्रोकार्बन होता है और यह धान के खेत से भी निकलता है। धान के खेत से मीथेन गैस ही निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर के बराबर है, जबकि बिहार का अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करेंगे तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। अक्षांशीय विस्तार बिहार का देखेंगे, बिहार का अक्षांशीय विस्तार में चर्चा करेंगे तो 24 डिग्री 20 मिनट 24 20 10 इतना याद रखें, 24 20 10 सेकंड से लेकर 27 31 15 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड के बीच स्थित है अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार की बात करें, बिहार का देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो 83,19,50 से लेकर 88,17,40 पूर्वी देशांतर है। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर है और यहां पर उत्तरी अक्षांश लिखेंगे, बीच नहीं करके उत्तरी अक्षांश यहां पे। उत्तरी अक्षांश में स्थित है। क्लियर? वही अगर बात किया जाए बिहार का, तो बिहार के आयताकार लंबाई की अगर बात करें उत्तर से दक्षिण में, बिहार का अगर उत्तर से दक्षिण में लंबाई की अगर बात करते हैं तो 345 किलोमीटर लंबा है, 345 किलोमीटर है। जबकि अगर बिहार के चौड़ाई की अगर बात करें तो 483 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो बिहार भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है, क्योंकि उत्तरी अक्षांश में है और पूर्वी भारत में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस तिथि को हुई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घोषणा किस तिथि को हुई थी? घोषणा 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार, जॉर्ज पंचम जब दिल्ली दरबार में आए थे उस समय यह घोषणा हुई थी कि बिहार राज्य की स्थापना बंगाल से अलग करके बिहार को एक नया प्रांत बनाया जाए तथा कलकत्ता को भारत की राजधानी से दिल्ली भारत की राजधानी स्थानांतरित कर दी जाए। यह घोषणा 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में किया गया था। जबकि बिहार जो है वह बिहार राज्य के रूप में स्थापित जो हुआ 22 मार्च 1912 स्थापित, ये तो घोषणा हुआ इतना में, और स्थापित जो हुआ वो 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार प्रांत की स्थापना की गई। क्लियर? जबकि 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो अकबर सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में 1574 से 76 तक अकबर का बिहार अभियान चला था। 1574 से 76 ईस्वी तक बिहार अभियान चला था अकबर के, जिस दौरान बिहार को मुगल राज्य में स्थापित अधिपत कर लिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारा जाता है? वैशाली को वर्तमान समय में देखा जाए तो हाजीपुर के नाम से जाना जाता है। बज्जी संघ का मुख्यालय जो रहा वो वैशाली रहा था। बज्जी संघ का मुख्यालय जो था वो वैशाली ही रहा था। अब बज्जी संघ जो था इसका सबसे महत्वपूर्ण गणराज्य जो हुआ बज्जी संघ का वो हुआ लिच्छवी हुआ था। वैशाली जिला जो है 1932 ईस्वी में स्थापित हुआ था। जिला के रूप में 1932 ईस्वी में वैशाली को स्थापित किया गया था। वर्तमान समय में वैशाली जिले का मुख्यालय जो है वो हाजीपुर में है और इसे हाजीपुर के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आघात वर्धनीय धातु जो है इनमें से कौन सा है? तो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय सोना यानी गोल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्वेशी विभाज्योत्तक की उत्तक कहां पाए जाते हैं? ध्यान देंगे, पादप उत्तक की बात करें तो पादप उत्तक जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाज्योत्तक की उत्तक और दूसरा होता है अस्टेबल टिश्यू, परमानेंट टिश्यू जिसे कहा जाता है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू दो भाग में बटा हुआ होता है। क्लियर? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो तीन भाग में बटा हुआ होता है। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम्स, दूसरा जो होता है वह होता है लैटरल मेरिस्टेम्स और तीसरा जो होता है वह होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के रूप में तीन भाग में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बटा हुआ होता है, जिसके अंतर्गत आपसे पूछा अंतर्वेशी मतलब इंटरकैलरी, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। इसके अलावा परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं तीन टिश्यू को, पैरेनकाइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। जबकि यह होता है पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत आते हैं, वह होता है सिंपल
सिंपल के रूप में और जटिल यानी कॉम्प्लेक्स के रूप में। परमानेंट टिश्यू दो भाग में, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल तीन भाग में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के रूप में, जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं वो होते हैं जाइलम और फ्लोएम। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है अंतर्वेशी विभाज्योतकी उत्तक यानी इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के रूप में। यह पत्ती के तलों में पाया जाने वाला उत्तक होता है और यह मुख्य रूप से विभाजन के स्तर में के रूप में जाना जाता है, विभाजन करने का काम करता है। अतः यह तना से पत्ती को अलग करता है यानी विभाजन करने का काम करता है। अंतर्वेशी विभाज्योतकी उत्तक जिसके कारण से पत्ती के तल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से किसके समान होता है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 के रूप में होता है। 1s1 के रूप में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जो कि ध्यान दें तो क्षार धातु होता है, इसलिए क्षार धातुओं के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है? एक जनक के द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है, वो है उत्तक संवर्धन के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है, जिसे टिश्यू कल्चर के रूप में जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग का नियम अभिव्यक्त करता है। मांग का नियम क्या अभिव्यक्त करता है? तो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग पर प्रभाव पड़ जाता है। अगर कोई भी वस्तु का कीमत बढ़ गया तो मांग कम जाएगा, कीमत घट जाएगा तो मांग बढ़ जाता है। तो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग पर प्रभाव पड़ जाना ही मांग का नियम कहलाता है। क्लियर? मांग का ही नियम बताता है कि कोई भी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांग प्रायः क्या होता है कि कम जाता है और कीमत कम होने पर मांग प्रायः बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1835 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में बनाया गया था अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में लॉर्ड मैकाले की सिफारिश के आधार पर किया गया था। लॉर्ड मैकाले के सिफारिश के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में लागू किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में कलकत्ता, मद्रास और बंबई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल जो रहा वो 1856 ईस्वी से लेकर 1862 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था। इसी के समय इंडियन हाईकोर्ट एक्ट भी पारित हुआ था और 3 जगह एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही महान क्रांति जो 1857 ईस्वी में हुआ था इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। विधवा पुनर्विवाह एक्ट भी 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही पारित हुआ था। लॉर्ड कैनिंग ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे व्यक्तिगत सिद्धांत कहा जाता है, उसको समाप्त कर दिया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया, अफ्रीका और यूरोप AAE अंत समुद्री केबल सिस्टम जो विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps अंत समुद्री केबल सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा, केबल सिस्टम है, को किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? ध्यान देंगे ऑप्शन में आपका दिया हुआ है ऑप्शन में है रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, एशिया, अफ्रीका, यूरोप अंतर समुद्री केबल सिस्टम जो विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps अंतर समुद्री केबल सिस्टम है, को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है आपके पास रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, आइडिया सेलुलर, वोडाफोन। ये ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही आंसर जो आपका होगा वो रिलायंस जियो होगा। इसी के द्वारा इस सिस्टम को लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता पहन के जूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही है। 1336 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया था। क्लियर? क्लियर है? यह इब्न बतूता के बारे में क्वेश्चन पूछता है, कहां का निवासी था? तो यह मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का निवासी था। यात्रा वृतांत जो इसका इब्न बतूता का जाना जाता है वो रेहला के नाम से इसकी यात्रा वृतांत को जाना जाता है। 1333 से 1336 ईस्वी तक यह भारत में रहा था। 1333 ईस्वी में भारत आगमन हुआ था। भारत आगमन 1333 ईस्वी में इसका हुआ था। बाद में सुल्तान ने दिल्ली का काजी बनाया और फिर अपना दूत बनाकर इसे चीन भेज दिया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो वो जी.बी. जोशी के द्वारा जाया गया था। गए थे 1877 ईस्वी में इंपीरियल दरबार में। ये आयोजित दिल्ली दरबार था जिसमें ये गए थे हाथ से काती हुई सूती का कपड़ा पहनकर। दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया का आगमन हुआ था। क्लियर? और उसी समय सम्राज्ञी के रूप में उसे घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का सब किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का संपादन जो किया था वो मराठी भाषा में किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, खूब बार यह क्वेश्चन पूछता है। जबकि मराठी समाचार पत्र का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्राह्मणी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? तो गोल गुंबज का निर्माण जो है यूसुफ मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा किया गया था, गोल गुंबज का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो शक संवत की शुरुआत जो है वो 78 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में कनिष्क के द्वारा जारी किया गया था अपने राज्याभिषेक के अवसर पर। और इसी समय भारतीय कैलेंडर शक संवत का प्रारंभ हुआ था। इस शक संवत के अनुसार भारत का पहला दिन जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। अतः 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था शक संवत को। पहला महीना चैत्र के रूप में और अंतिम महीना फाल्गुन के रूप में शक संवत के अनुसार मनाया जाता है। हालांकि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिस संवत को मान्यता दिया गया है वह विक्रम संवत को मान्यता दिया गया है। आप इस चीज को गांठ बांध लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है? लखनऊ को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नागपुर है खट्टे फलों के लिए जाना जाता है और कलकत्ता को ऊंचे ऊंचे महलों के रूप में, महलों का नगर कहा जाता है कलकत्ता को, और नागपुर को खट्टे फलों की नगरी नागपुर को कहा जाता है। संतरों का नगर भी नागपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। चौथा अध्याय का संबंध यानी चौथे भाग का संबंध नीति निर्देशक तत्व से है। नीति निर्देशक तत्व की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद की अगर बात करें तो 36 से लेकर 51वें अनुच्छेद तक चर्चा किया गया है भाग 4 में। भाग 4 को संविधान का सामाजिक और आर्थिक दर्शन कहा जाता है। भाग 4 को, चौथे अध्याय को भारतीय संविधान का आर्थिक और सामाजिक, या कहेंगे सामाजिक और आर्थिक दर्शन कहा जाता है। दर्शन कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा
आगे है, जो कि कहां पर स्थित है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, पूर्वी देशांतर पर स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। यह जर्मनी का निवासी था। इनके पुस्तक का नाम दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनके प्रिय पुस्तक, लोकप्रिय पुस्तकों में से शामिल किया जाता है। समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग रॉबर्ट ओवेन नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। ध्यान देंगे, समाजवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग रॉबर्ट ओवेन नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। लेकिन आदर्शवादी समाजवाद का जनक अगर पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे, यह रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। रॉबर्ट ओवेन को ही आदर्शवादी समाजवाद का जनक के नाम से भी जाना जाता है। कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी में फिर ध्यान देंगे, कार्ल मार्क्स ने ही कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा कार्ल मार्क्स के द्वारा ही गठित किया गया था। लेनिन ने चेका का गठन किया था लेनिन के द्वारा। लेनिन बोल्शेविक क्रांति जब हुआ था, रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में, लेनिन ही उसका नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है? तो यूरोप का अखाड़ा जो है वो कहा जाता है, स्विट्जरलैंड को यूरोप का अखाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ध्यान रखिएगा, ये कोई एक सीरीज से नहीं देते, एक से प्रैक्टिस से नहीं देते हैं, ये अलग अलग किताबों से हम ढूंढ के आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन को लाते हैं ताकि आप और रिजल्ट के नजदीक पहुंच सके। आप अपना रिवीजन करते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। परीक्षा तो अपने समय पर आएगा और जाएगा, आप पीछे न रह जाए, इसके लिए अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।